नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। तो यहाँ पर मुख्य चीज जो है वो किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर नैतिकता के संदर्भ में कोहलबर्ग ने जो है अपनी कुछ अवस्थाएं बताई हैं बालकों की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई नैतिकता क्या होती है। तो देखिए, दो शब्द होते हैं अगर हम बात करें, एक नैतिक होता है, एक अनैतिक होता है। दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर हम बात करते हैं नैतिकता की, ठीक है, मोरालिटी की, अगर हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज की, तो नैतिकता जो है वो हमारे संस्कारों से जन्म लेती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नैतिकता की, तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा मार्ग है जिस पर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी अगर आत्मा गवाही देती है कि हाँ, ये कार्य करना सही रहेगा या इससे किसी को नुकसान नहीं मिलेगा, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ नैतिक है। लेकिन अगर किसी काम को करने से पहले ही हमारी अंतरात्मा उस चीज़ को आगाह करती है कि नहीं, शायद ये चीज़ सही नहीं होगी, इससे कुछ परेशानियां हो सकती है या कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो वो नैतिकता नहीं होगी। तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हम नैतिकता के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नैतिक व्यवहार क्या है, तो समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। ओके, तो समाज में कुछ मोरल वैल्यूज बनी हुई है, उनके अनुसार अगर व्यक्ति जो है अपना व्यवहार करता है तो उसी को एक नैतिक व्यवहार कहा गया है। अब कोहलबर्ग जो हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा ये बताया है कि बालक में नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तीनों अवस्थाओं के वापस दो दो भाग हैं, उप अवस्थाएं हैं। तो टोटल 6 अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो नैतिक विकास की जो मेन अवस्था है वो 3 है और हर एक अवस्था को दो दो उप अवस्था में बांटा गया है। तो उन्होंने यही बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही एज में वो अवस्था हर व्यक्ति में आ जाए, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति में जो दूसरी अवस्था है वो थोड़ा जल्दी आ जाए, हो सकता है किसी में लेट आए, लेकिन अवस्थाओं का जो ये क्रम होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग ने, एक तो बहुत सारी कहानियां जो थी, ठीक है ना, नैतिकता से रिलेटेड, उनका यही मानना था कि बच्चों को अगर मोरल वैल्यूज बतानी है बालकों को, तो हम वो एक कहानी उसका एक जरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ही उन्होंने 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने नैतिकता की 11 कहानियां ली, ठीक है ना। कितनी कहानियों का प्रयोग किया उन्होंने? टोटल 11 कहानियों का प्रयोग किया और लगभग 20 साल तक एक विशेष प्रकार का बच्चों से इंटरव्यू करा और उसके आधार पर वो अपने इस निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने अपना ये नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर उन्होंने एक कहानी जो थी, उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी थी, जो कि थी हिंज की कहानी, ठीक है, प्रसिद्ध कहानी है। अब ये हिंज की कहानी क्या है? तो सिंपल सी कहानी है कि भाई एक यूरोप की एक महिला थी जो कि मौत के कगार पे थी। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे कि बहुत कम चांसेस थे कि वो बचेगी। डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ एक ही दवाई है जिससे औरत की जान बच जाए। अब वो एक तरह का रेडियम था, ठीक है ना, एक केमिकल रेडियम था। अब वो जो रेडियम था वो सिर्फ एक ही फार्मासिस्ट के पास था, एक ही हम कह सकते हैं केमिस्ट के पास था। अब उसका जो दवाई जो थी, उसका जो हस्बैंड था, अब उसकी दवाई को लेने के लिए भाई उस केमिस्ट के पास गया। अब केमिस्ट ने क्या किया, उस दवाई के खर्चे से 10 गुना ज़्यादा पैसे बता दिए। भाई अगर उसने जितने की थी वो दवाई, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे बता दिए। अब उसको इलाज कराने के लिए उसका जो पति था, पति का नाम था हिंस, या कई किताबों में हाइनस भी लिखा हुआ है, तो उसके पति का नाम क्या था? हाइनस, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास उस दवाई के दाम के आधे ही पैसे थे, ठीक है। अब उसने बहुत रिक्वेस्ट की उस केमिस्ट से कि भाई मेरी पत्नी मरने वाली है, प्लीज़ दवाई को सस्ते में दे दिया जाए। बाकी पैसे वो पूरे दे देगा लेकिन बाद में देगा। लेकिन उस केमिस्ट ने लास्ट तक मना ही कर दिया। उसने कहा कि भाई मैंने ये दवाई खोजी है, इसे बेचकर मैं पैसे कमाने चाहता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं दे सकता ये दवाई, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं है। अब उसने एक ही चीज़ सोची कि या तो मेरी पत्नी मर जाएगी या फिर मैं क्या करूं, रात को चुपचाप आऊं और ये दवाई चुरा के ले जाऊं, ठीक है। तो हाइनस जो था वो मजबूर हो गया, क्योंकि उसने इतनी रिक्वेस्ट करी और केमिस्ट माना नहीं था। तो हाइनस मजबूर होकर उसकी दुकान रात में तोड़ता है और दवाई पत्नी के लिए चुरा कर ले जाता है। अब ये कहानियां जो है, उसकी जो 11 कहानियां था उनमें से ही एक कहानी है
और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए कई बच्चों से ये कहानी, पहले बच्चों को कहानियां सुनाई और उसके आधार पर कुछ प्रश्न बनाए। ठीक है ना, उन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया और बच्चे नैतिक दुविधा पर कुछ बनाए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चे को देने होते थे। जैसे कि अब क्या क्या प्रश्न बनते थे जो कि वो बच्चों से साक्षात्कार में पूछते थे और इसके आधार पर वो बच्चों में एक मॉरल वैल्यू डेवलप करने की उन्होंने कोशिश की। क्या हिंज वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? अब कई बच्चे जो हैं यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, कई बच्चे की सोच हो सकती है कि हाँ उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं भाई चुराना जो है एक सही बात नहीं है तो नहीं चुराना चाहिए। कोई कह सकता था कि भाई किसी और तरीके से वो उसको मनाने की कोशिश करता। तो यहाँ पर जो आंसर्स हैं भाई सबकी जो सोच है, थॉट है, वो डिफरेंट हो सकता था। इसी के आधार पर उसने कहा कि और बच्चों से इस प्रकार के साक्षात्कार के क्वेश्चन पूछे, बच्चों को दुविधा में डाला। क्या चोरी करना सही है या गलत? क्यों? क्या ये पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले का हक है कि वो दवाई के इतने 10 गुना ज्यादा पैसे मांग ले? क्या कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों क्यों नहीं? तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे वो बच्चों से वो पहले कहानी सुनाते थे, उससे फिर वो प्रश्न पूछते थे और उसके आधार पर वो निर्णय निकालते थे। तो यही नैतिक विकास का सिद्धांत उसी के आधार पर उनके द्वारा दिया गया। तो अब हम बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की। टोटल 6 अवस्थाएं हैं और मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया और हर एक अवस्था में 2 उप अवस्थाएं हैं। तो पहली जो अवस्था है वो है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है ना, इसकी अगर हम आयु देखें, शैशव अवस्था करीब लगभग मानी जाती है। शैशव अवस्था या 4 से 10 साल की आयु जो है इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे में किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। छोटा बच्चा, उसको क्या पता क्या चीज़ सही होगी क्या चीज़ गलत होगी, उसमें किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे नैतिकता का जो प्रारंभ होना है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो अपने परिवार वालों से सीखता है कि हाँ कौन सी नैतिकता की बातें हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, या छोटी छोटी जो नैतिकता की बातें हैं वो बच्चा सीखना जरूर शुरू कर देता है। ठीक है, तो बाहरी घटनाओं से वो सीखता है और तर्क और चिंतन के आधार पर वो प्रयोग में उन चीजों को लाता है। ठीक है, अब किसी विषय के वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय बच्चा खुद नहीं लेता, लेकिन दूसरों ने जो बात बताई है, ठीक है, उसे खुद को नहीं पता कि चोरी करना सही है या नहीं है, लेकिन जब वो अपने आसपास के लोगों से सुनता है कि हाँ भाई चोरी करना गलत बात है, तो जो दूसरों के द्वारा बनाए गए मानक हैं उसके आधार पर वो सही या गलत का निर्णय ले लेता है। अब यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया हर एक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो यहाँ पर 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो होती है, यहाँ पर बच्चा जो होता है अच्छा या नैतिकता का प्रयोग क्यों करता है? ताकि उसे दंड ना मिले। ठीक है, उसको किसी तरह से पनिशमेंट ना मिले। तो प्रथम अवस्था में बालक जो है वो सम्मानित व्यक्ति या माता पिता आदि के प्रति सम्मान दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि उसे दंड ना मिले। ठीक है, किसी भी प्रकार से पनिशमेंट ना दिए जाए। तो वो सारी आज्ञा का पालन करता है, समय पर पढ़ाई करनी है तो वो करता है, उठता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए। दूसरी अवस्था होती है कि बालक को कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस प्रकार का अच्छा बच्चा बन के रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, किसी प्रकार का रिवार्ड मिलेगा। तो उसको मोटिवेशन होता है कि पुरस्कार मिलेगा। इसकी वजह से उसके अंदर एक दिखावे की योजना होती है, वो दिखाना चाहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ इसमें। तो ये 2 अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं। डिटेल में अगर देखें तो देखिए दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव रहता है जो कि दंड पर आधारित होता है। ठीक है, उसे नैतिकता के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि उसे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का ज्ञान होने लग जाता है। बच्चा जो है खुद की परेशानियों से बचना चाहता है और ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? आत्म अभिरुचि या फिर प्रतिफल अभिमुखता। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। पहली बात, एक तो वो अपनी रुचियों को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, उसको जिसमें हैबिट है वो चीज करना शुरू कर देता है, या फिर वो पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक है, जो भी नैतिक नियम है उनका पालन वो क्यों करेगा? किसी तरह का रिवार्ड पाने के लिए करेगा। अब जो दूसरी अवस्था है वो है रूढ़िगत नैतिकता का ऐसा लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, पहली जो थी वो
प्री कन्वेंशनल स्टेज थी। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल स्टेज की, जो कि मुख्य रूप से बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसकी जो आयु है वो है 10 से 13 साल की उम्र। ठीक है, हमने प्री कन्वेंशनल 4 से 10 वर्ष देखा था। कन्वेंशनल स्टेज जो है या पारंपरिक अवस्था जो है वो है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो है वो सबसे ज्यादा, बच्चे का नैतिक विकास जो है वो सबसे ज्यादा इसी स्तर पर होता है। ठीक है, इसमें बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ आ जाता है जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है, वो दूसरों की मदद के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे जो है दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। ठीक है, कि भाई किसी बड़े व्यक्ति का व्यवहार जैसा है वो वैसा बनने की कोशिश करता है। उस मानक के सही और गलत पक्ष का भी चिंतन के माध्यम से वो निर्णय करता है, अपनी एक सहमति बनाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की क्या आवश्यकता है इसका भी ध्यान रखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर, कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी नैतिकता का विकास करता है। अब यहाँ पर भी वापस इसके दो भाग हैं। पहला भाग हो जाएगा अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो नियम या फिर जो भी कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, वो नियम की अनुपालना करते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे के दिमाग में होता है कि हाँ उसे बेस्ट एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है, गुड बॉय या नाइस गर्ल का। तो हर बच्चा जो होता है इस अवस्था में क्या चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है। तो अगर बच्चा को लगता है कि वो अच्छा स्कोर करेगा तो उसकी प्रशंसा होगी, तो इस चक्कर में वो पढ़ाई करने लग जाता है। तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं एक दूसरे का सम्मान करने की भावना आती है, दूसरों से सम्मान पाने की भी इच्छा जो है वो बच्चा जाहिर करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन है ये। और जो तीसरी अवस्था है वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता जो है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो अवस्था है वो किशोरावस्था के समय की हो सकती है, यानी 13 वर्ष के बाद की मानी जाती है इस अवस्था को। और ये जो अवस्था है इसमें बच्चे का नैतिक विकास जो है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। बच्चा का जो नैतिक आचरण होता है वो अपने आंतरिक नियंत्रण में होता है, नैतिकता का उच्च स्तर यहाँ पर होता है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे वैसे उसमें नैतिकता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, व्यक्ति नैतिकता के किसी भी चरण को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे हर एक क्रम को धीरे धीरे पार करना हो सकता है। ये हमने शुरुआत में ही बात देखी थी। तो यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है, वो खुद अपने नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने लग जाता है। अब वापस यहाँ पर इसकी दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा होगी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वो करते हैं जो उनको सही लगता है। ठीक है, वो ये भी सोचते हैं कि भाई इन नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, तो समाज को देखते हैं और जहाँ जरूरत है वहां पर वो अपने प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अगर दवा की चोरी करता है तो वो यहाँ पर वो भी देखा जाएगा कि हाँ भाई जान बचाने के लिए दवा को चोरी करना जरूरी था। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। कई परिस्थितियों में यहाँ पर बच्चा जो है समाज से समझौता भी करता है। और लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये जो अवस्था है वो नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने की, आत्मनिंदा से बचने की के लिए होता है। ठीक है, इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर होता है। बच्चे का आचरण जो होता है वो दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बच्चा जो होता है वो जो कई बड़े लीडर्स हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था हम इसको कह सकते हैं। और किशोरों में अधिकतर ये अवस्था जो है, नैतिकता जो है वो विद्यमान रहती है। तो आज की क्लास में हमने बात की कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। बहुत बहुत धन्यवाद।